गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। अभी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट ऑर्गन बचता है वो है मेमरी ग्लैंड्स, या जिसको हम ब्रेस्ट बोल सकते हैं। तो दो मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, मेमरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट। और इनमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। तो मेमरी ग्लैंड्स में कौन सा टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू का मीनिंग होता है जो ग्लैंड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्लैंडुलर टिश्यू, जो ग्लैंड्स डेवलप करता है। तो ये मेमरी ग्लैंड्स डेवलप करता है, इसलिए ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। और इसमें वेरिएबल अमाउंट में फैट भी पाई जाती है। तो हर एक ब्रेस्ट की अगर बात करें तो उसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो आगे 15 से लेकर 20 लोब्स में डिवाइड होता है। ईच ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसके आगे कितनी डिविजन्स होती हैं, 15 से लेकर 20 लोब्स। इसका मतलब कि एक ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू आगे क्या, इनमें जो सेल होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के जो लोब्स में डिवीजन हुई है, हर एक लोब में देखोगे तो आपको बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। यही वो सेल हैं जो मिल्क को सेक्रीट करते हैं। अभी एल्व्यूलाई अगर सेल मिल्क को सेक्रीट करते हैं तो उस मिल्क को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो इन्हीं एल्व्यूलाई डक्ट्स में या फिर ल्यूमन्स में इस मिल्क को स्टोर किया जाता है। तो क्या लिखा है, इन ईच ब्रेस्ट द ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 से लेकर 20 लोब्स कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एल्व्यूलाई दैट सेक्रीट मिल्क। यही एल्व्यूलाई सेल्स क्या रिलीज करते हैं, मिल्क, विच स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ एल्व्यूलाई। इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, एल्व्यूलाई के ल्यूमन में। तो ये जो एल्व्यूलाई होते हैं ये आगे ओपन होते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स में, मतलब कि अभी ल्यूमन में मिल्क है तो ये आगे पाइप किस में जाके ओपन होगी, मेमरी ट्यूब्यूल्स में। और जो आगे फर्दर ज्वाइन होती है किसके साथ, मेमरी डक्ट्स में। एल्व्यूलाई ओपन इनटू मेमरी ट्यूब्यूल्स दैट फर्दर जॉइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट्स। आप ऐसा लेट कर सकते हो कि जो हमारे पास एल्व्यूलाई है उसकी जो डक्ट है वो आगे बहुत सारी डक्ट्स मिलती हैं, तो जो एक डक्ट बनती है उसको मेमरी डक्ट बोलते हैं। जैसे ही मेमरी डक्ट बनती हैं उसके बाद बहुत सारी मेमरी डक्ट मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, मेमरी एम्पुला बनाते हैं। और बहुत सारे मेमरी एम्पुला मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, जो फाइनल डक्ट होती है। और इसमें बाद मिलकर रिलीज होता है या सेक्रीट होता है या इसमें से मिल्क को सक आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है। देखो ये हमारे पास मेमरी लोब्स हैं, ये वाले इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेमरी लोब्स हैं, ठीक है। और ये मेमरी लोब्स और ये इसके ऊपर वेरिएबल अमाउंट में जो फैट पाई जाती है, इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी वेरिएबल अमाउंट में क्या पाई जाती है, फैट। तो देखो ये जो मेमरी लोब है ये आगे सेल से बना हुआ है और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। अभी भी पढ़ा है कि मेमरी लोब में क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। अभी ये एल्व्यूलाई सेल्स क्या रिलीज करेंगे, मिल्क। तो इस मिल्क को आगे स्टोर किया जाता है इनकी डक्ट में। तो आगे इनकी जो डक्ट है उनको हम बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट या फिर मेमरी डक्ट बोल सकते हैं हम उनको। तो देखो ये जो मेमरी डक्ट है या फिर एल्व्यूलाई की डक्ट है वो जाके क्या बनाती हैं, एक बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो ये वाला एम्पुला है जो स्वेल हो जाता है और एम्पुला आगे किसके साथ जुड़ता है, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ जुड़ता है। तो जो फ्रंट वाला पोर्शन रहता है उसको हम निपल बोलते हैं और इसके सराउंडिंग, निपल के सराउंडिंग का जो एरिया होता है, स्किन का एरिया होता है वो डार्क कलर का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। तो इसके बाद हमारे पास गैमीटोजेनेसिस रहती है। गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम बोलते हैं। तो हमारे पास गैमीटोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है, पहली है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, oogenesis का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट हो जाती है और ये स्टार्ट कहाँ पे होती है, जाके टेस्टिस में। तो बिगिन्स एट प्यूबर्टी इन टेस्टिस।
हमने पढ़ा था टेस्टिस की डायग्राम में, हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या रहता था, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते थे। अगर आपको याद हो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने पढ़े थे 2 टाइप के सेल या 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, जिसमें पहली टाइप के सेल होते हैं मेल जर्म सेल्स और दूसरी टाइप के सेल होते हैं सर्टोली सेल्स, जिनको हम सर्टोलाई भी बोल सकते हैं, सर्टोली सेल्स या सर्टोलाई सेल्स। देखो ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। सो स्पर्मेटोगोनिया इन वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन्स एंड इंक्रीज इन नंबर। देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली समझ के देखें तो हमने पढ़ा था कि ये वाली जो लाइन है, लाइनिंग है, ये किसकी लाइनिंग है, ये हमारे पास है, ये उसके सेल्स इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये उसमें सेल जो जर्म सेल्स थे और यहाँ पे कौन से पाए जाते थे, सर्टोली सेल्स पाए जाते थे। ये सर्टोलाई सेल्स थे या सर्टोली सेल बोल लो, और ये जर्म सेल थे। देखो जर्म सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट करते थे ऐसे कुछ, ये आगे डिफ्रेंशिएट किए, ये आगे डिफ्रेंशिएट किए, तो जो नए सेल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अभी ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं तो ये इनमें होती है माइटोटिक डिवीज़न। कौन सी डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न। अभी माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, अगर ये 46 का क्रोमोसोम है तो इसके आगे 46 ही बनेंगे। तो ये माइटोटिक डिवीज़न में इनके नंबर इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो क्या लिखा है, स्पर्मेटोगोनिया इन वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीज़न एंड इंक्रीज इन नंबर। तो इनके नंबर में बढ़ोतरी होती है। सो ईच स्पर्मेटोगोनियम इज़ डिप्लॉयड, अभी भी बात की है कि ये सेल कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और इनमें डिप्लॉयड है तो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इनमें से देखो अभी हमने क्या देखा है, ये सारे के सारे स्पर्मेटोगोनियम है और ये नंबर में इंक्रीज होते हैं। हर एक सेल की क्या होती है, माइटोसिस होती है, माइटोटिक डिवीज़न होती है, और ये लाखों की गिनती में यहाँ पे बन जाते हैं। देखो क्या होता है कि इनमें से कुछ सेल क्या करते हैं, मियोटिक डिवीज़न के लिए रेडी हो जाते हैं। किस डिवीज़न के लिए, मियोटिक डिवीज़न के लिए। हमें दोनों में डिफरेंस पता है, माइटोटिक क्या होता है, मियोटिक क्या होता है। तो पहले इसमें कौन सी डिवीज़न होती है, माइटोटिक। तो माइटोटिक डिवीज़न किस में होती है, स्पर्मेटोगोनियम में। अभी इन स्पर्मेटोगोनियम के जो बहुत सारे सेल हैं, इनमें से कुछ सेल किसके लिए रेडी हो जाते हैं कि हम माइटोटिक डिवीज़न करना चाहते हैं, तो वो सेल रेडी हो जाते हैं माइटोटिक डिवीज़न के लिए। तो जो सेल माइटोटिक डिवीज़न के लिए रेडी होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर पोलाइडी की बात की जाए, सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी इनमें म्यूटिक डिवीज़न हुई नहीं है, सिर्फ ये जस्ट रेडी हुए हैं कि हाँ हम म्यूटिक डिवीज़न के लिए रेडी हैं, हमें हमारी बॉडी में म्यूटिक डिवीज़न हो सकती है, इसलिए इनकी पोलाइडी कितनी है, 46। अभी भी ये डिप्लॉयड हैं। तो each spermatogonium is diploid and has 46 chromosomes. Some spermatogonium undergoes meiotic division. These spermatogonia called primary spermatocytes. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सेल्स क्या करते हैं, मेयोटिक डिवीज़न के लिए रेडी हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं कि वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n स्ट्रक्चर के होते हैं। अभी इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी। सो जैसे इनमें मियोसिस होती है तो ये 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल डेवलप करते हैं जो 23 क्या होते हैं। देखो मान के चलो कि ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया था, तो ये स्पर्मेटोगोनिया का जो प्राइमरी या फिर स्पर्मेटोगोनिया था, अभी ये मियोटिक डिवीज़न कॉज कर सकता है, तो इसको हमने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि इसमें कौन सी डिवीज़न होगी, मियोटिक डिवीज़न होगी। जैसे ही इसमें मियोटिक डिवीज़न होती है तो इसमें मियोटिक डिवीज़न होगी तो इसमें 2 सेल इक्वल टाइप के 2 सेल बनते हैं। अभी इसमें खुद में कितने थे, 46।
तो जैसे इसमें मियोटिक डिवीजन होगी, ये इसमें मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस की, तो हमें पता है कि मियोटिक डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। तो इसमें 23 और इसमें भी 23, तो 23 के दो सेल डेवलप हो जाएंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होगी तो दो सेल जो बनेंगे इक्वल साइज के, उनको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, या उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो अभी ये जो मियोसिस हुई है वो मियोसिस हमें पता है कि दो तरह की होती है। तो अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुई है वो मियोसिस 1 हुई है। मियोटिक डिवीजन कौन सी है, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में कौन बन चुके हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अभी मियोसिस 2 टेक्स प्लेस करेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कौन सी डिवीजन होगी, मियोटिक सेकेंड। तो हमें पता है कि मियोटिक सेकेंड में क्रोमोसोम के नंबर तो चेंज नहीं होते हैं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये आगे एक जो सेल है ये आगे 2 और दूसरा सेल भी आगे 2, मतलब कि टोटल 4 सेल डेवलप हो जाएंगे। कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। तो 4 के 4 कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और जब ये 4 के 4 सेल डेवलप होते हैं तो हम हर एक सेल को क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटेट्स। क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटेट्स। तो इसमें प्लॉइडी कितनी होती है, 23 क्रोमोसोम्स की। तो द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी वेरी आईएमपी पोर्शन है ये। देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास, सबसे पहले था हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग में कौन से सेल पाए जाते थे, हमारे पास जर्म सेल्स। अभी जर्म सेल्स का आगे डिफ्रेंशिएशन होगा तो कौन से सेल बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। किस डिवीजन से बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स लाखों की गिनती में होते हैं, हज़ारों की गिनती में होते हैं, और इनमें से कुछ सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में से कुछ सेल क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे। मियोटिक डिवीजन, तो मान के चलो कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और ये आगे मियोटिक डिवीजन करेगा, तो इसके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे ये वाले। तो इसमें 46 है और इसमें 23 बन जाएंगे, इसमें भी 23 बन जाएंगे। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। और इसमें डिवीजन कौन सी हुई अभी, मियोटिक या मियोसिस 1, M1 लिख देता हूँ, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 से ये कौन से बन चुके हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिनकी प्लॉइडी कितनी है, 23। अभी इनमें मियोसिस 2 होगी तो इसके भी 2 बन जाएंगे ये वाले, और इसके भी 2 बन जाएंगे मियोसिस 2 में ये वाले। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46, मियोसिस 1 हुई तो क्या बन गया वो, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मियोसिस 2 हुई तो क्या बन गया वो, स्पर्मेटिड्स। तो ये इनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड कैसा होता है, एन या हैप्लॉइड बोल सकते हो, या फिर 23 क्रोमोसोम कंटेनिंग सेल। तो देखो फिर क्या होता है, ये आगे इसमें फिर से डिफ्रेंशिएशन होती है स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड क्या करता है ये अपने आप को स्पर्म में कन्वर्ट करेगा कुछ ऐसे। ये मान के चलो कि ये स्पर्म है और ये इसकी टेल है, तो ये वाला इसका न्यूक्लियस और ये वाला इसका हेड। तो ये वाला स्पर्मेटिड किस में टर्न हो गया, स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया। इसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस in which spermatids are transformed into spermatozoa
इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड चेंज होता है, ट्रांसफ़र होता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ ने, तो उस प्रोसेस में क्या क्या बोलते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन है किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। During this process, the heads of the sperms are embedded in the Sertoli cells to get nutrition. देखो इस प्रोसेस में हम अगर इसको थोड़ी सी डिटेल में देखें तो ये है सर्टोली सेल या सर्टोलाई सेल, जिसमें क्या स्टोर है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर है। और ये अभी जो स्पर्म का हेड है वो उसी के अंदर छुपा हुआ है, एम्बेडेड है। ये उसकी टेल, तो सॉरी ये टेल अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं। तो ये वाला उसका हेड सॉरी इसमें से इसका हेड देखोगे तो आधा अभी भी किसके अंदर है, सर्टोलाई सेल है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये है हमारा सर्टोलाई सेल। तो इस सर्टोलाई सेल के अंदर क्या एम्बेडेड है, इसका हेड एम्बेडेड है अभी, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो ये इसका न्यूट्रिशन लेगा और ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस जिसमें स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये हो गया। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हेड्स ऑफ द स्पर्म्स आर एम्बेडेड इन द सर्टोलाई सेल टू गेट न्यूट्रिशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्म का हेड होगा वो सर्टोलाई सेल के अंदर होगा ताकि उससे न्यूट्रिशन ले सके। बाद में क्या होगा, ये स्पर्म बाहर आ जाएगा सर्टोलाई सेल से। तो फाइनली द स्पर्म आर केम आउट and released from seminiferous tubule by the process called spermiation। तो अभी जैसे ही स्पर्मेटिड सर्टोलाई सेल से बाहर आएगा तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। देखो बेटा 3 प्रोसेस हो चुकी हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ये तीनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से इनको रिपीट कर रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट या स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट या स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस होती है और रहती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मीनिंग क्या होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन रहे थे, अभी उनका वहाँ से बाहर निकलना स्पर्मिएशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो जो स्टार्ट होती है वो एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से स्टार्ट होती है और उस हार्मोन का नाम है GnRH। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यू टू हार्मोन GnRH और GnRH की फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है, इसको हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपोथैलेमिक ब्रेन की ग्लैंड होती है। क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स ड्यू टू हार्मोन GnRH और GnRH की फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो GnRH स्टिम्युलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज FSH एंड LH। देखो जैसे ही GnRH हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH आता है या रिलीज होता है तो वो किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके उससे क्या रिलीज करवाता है, FSH और LH। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अभी ये जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से सबसे पहले तो जो LH होता है, LH एक्ट करता है किनके ऊपर जाके, लेडिक सेल के ऊपर। अभी ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लेडिक सेल कहाँ पाए जाते हैं।
तो LH एक्ट करता है किसके ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर, और लेडिक सेल क्या रिलीज करते हैं, एंड्रोजन्स, जो कि हार्मोन होता है। क्या हुआ, LH है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो लेडिक सेल के पास जाएगा और उसको स्टिम्युलेट करेगा, और उसमें से क्या रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये आगे स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करते हैं या फिर होने में हेल्प करते हैं। LH ने किसको स्टिम्युलेट किया, किसके ऊपर एक्ट किया, लेडिक सेल के ऊपर, और लेडिक सेल ने क्या रिलीज किया, एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स ने आगे जाके किसको स्टिम्युलेट किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट किया। इसके बाद जो FSH सेल हैं, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है या सेल हैं, ये किसके ऊपर एक्ट करेंगे, जाके सर्टोलाई सेल के ऊपर, सर्टोली सेल बोल सकते हैं इनको, या सर्टोलाई सेल के ऊपर। तो FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोलाई सेल्स which secrete some factors which help in spermiogenesis। देखो हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए LH रिस्पॉन्सिबल होता है और स्पर्मियोजेनेसिस के लिए FSH रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके पास हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो द माइक्रोस्कोपिक, इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखें तो स्पर्म की अगर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इसकी जो होल बॉडी होती है स्पर्म की, उसके ऊपर एक इन्वेल्प होता है, उस इन्वेल्प का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके हेड में क्या होता है, एक लंबा न्यूक्लियस होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है जो नेचर में कैसा होता है, हैप्लॉइड। और इस हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्रोसोम। तो ये है स्पर्म की डायग्राम। तो ये इसका हेड है, ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस है जो हैप्लॉइड इन नेचर है, और इसके ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और ये इसकी नेक होती है, और ये वाला इसका मिडल पीस है। मिडल पीस में ये जो रिबन शेप आपको दिखाई दे रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से ये स्पर्म एक्टिव रहता है या फिर एनर्जी गेन करता है स्विम करने के लिए। तो ये इसके नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, टेल। इसके ऊपर जो टोटली जिसने इसको कवर किया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखा है, एक्रोसोम जो होता है इसका, ये जो कैपलाइक स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम, इसमें जो मटेरियल भरा होता है वो कौन सा होता है, एंजाइम्स होते हैं उसमें। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प टू फर्टाइल द ओवम, जो हेल्प करते हैं ओवम वगैरह को फर्टाइल करने के लिए। मिडल पीस ऑफ स्पर्म कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, इसकी स्विमिंग के लिए या टेल की मूवमेंट के लिए। सो ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ह्यूमन मेल जो होता है वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है ड्यूरिंग क्वाइटिस के दौरान, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। सो इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स अबाउट एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। देखो 200-300 मिलियन स्पर्म में से 60% सेल्स क्या होने चाहिए, स्पर्म्स क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, उनकी शेप भी नॉर्मल होनी चाहिए, उनकी साइज भी नॉर्मल होना चाहिए। और 40% जो है वो कैसे होने चाहिए, शो विग्रस मोटिलिटी, मतलब कि वो थोड़ा फास्ट मूव करने वाले हो सकते हैं। Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate gland are essential for maturation and motility of sperm। देखो जितनी भी ये secretions होती हैं जो epididymis secrete करती है मटेरियल या फ्लूड, जो वास डिफरेंस का फ्लूड होता है, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स का फ्लूड होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूड होता है, ये सारे के सारे किसके लिए ज़रूरी होते हैं, स्पर्म को मच्योर करने के लिए और उसको मोटाइल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इन सारी सेक्रेशंस को हम एक नाम देते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। और ये स्पर्म जब सेमिनल प्लाज्मा में ऐड होता है तो हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा along with the sperms constitute semen। So the function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone। देखो ये जो हमने अभी ग्लैंड्स पढ़ी हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सारे को रेगुलेट करता है, फंक्शंस प्रोवाइड करता है कौन, एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स। ये टेस्टिकुलर हार्मोन होता है।
तो अभी तक इतना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे oogenesis।